दोस्तों इस वीडियो में हम पेपर थर्ड की फर्स्ट यूनिट को पढ़ेंगे। इस यूनिट से जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो हम देखेंगे। तो दोस्तों उससे पहले कि हम शुरू करें, आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो और लाते रहेंगे और आपका जो एग्ज़ाम्स है, एग्ज़ाम्स के पहले जो है आपका हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ पेपर जितने भी हैं हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। इस वीडियो के बाद जो है अगला जो क्वेश्चन पेपर है सेकंड, उसके बाद फर्स्ट है। तो यानी कि शाम तक आपको 2 वीडियो लेक्चर्स और मिलेंगे। और अभी तक आपने अगर फोर्थ पेपर का नहीं देखा है तो इसके पहले वाला वीडियो आप देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं पेपर थर्ड का फर्स्ट यूनिट। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है, नेतृत्व शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। नेतृत्व शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो नेतृत्व की इंग्लिश क्या होती है, लीडरशिप। यानी कि लीडरशिप जो है अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी रूपांतरण नेतृत्व है। और लीडरशिप का अर्थ होता है आगे आगे चलना, यानी किसी का क्या करना, आगे आगे चलना, किसी के पथ प्रदर्शन करना। लीडरशिप का अंग्रेजी का एक शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण नेतृत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व वह व्यवहारगत गुण है जिससे वह अन्य व्यक्तियों या उनकी क्रियाओं को निर्देशित करता है। परिभाषा किसने दी। यानी नेतृत्व वह व्यवहारगत गुण है जिससे वह अन्य व्यक्तियों या उनकी क्रियाओं को निर्देशित करता है। यह परिभाषा किसने दी। तो आंसर हो जाएगा चेस्टर बर्नार्ड। चेस्टर बर्नार्ड ने इस परिभाषा को दी कि नेतृत्व वह व्यवहारगत गुण है जिससे वह अन्य व्यक्तियों या उनकी क्रियाओं को निर्देशित करता है। ऐसे जो है क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं कि ये परिभाषा किसने दी। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखिए और बार बार इसको रिवाइज कीजिए वीडियो को देख के। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलेट महोदय ने नेतृत्व के कितने प्रकार बताए हैं। फॉलेट महोदय ने नेतृत्व के कितने प्रकार बताए हैं। तो नेतृत्व के फॉलेट ने 3 प्रकार बताए हैं। पहला है व्यक्तिजनित नेतृत्व, दूसरा है पदजनित नेतृत्व और तीसरा है कार्यजनित नेतृत्व। यानी कि 3 प्रकार के नेतृत्व कौन कौन से, व्यक्तिजनित नेतृत्व, पदजनित नेतृत्व और कार्यजनित नेतृत्व। तो फॉलेट ने नेतृत्व के 3 प्रकार बताए हैं। ये 3 प्रकार आपको याद हो जाने चाहिए। नेक्स्ट है, मुख्यतया नेतृत्व को कितने भागों में बांटा गया है। मुख्यतया नेतृत्व को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कितने, 2 भागों में। कौन कौन से हैं वो, प्रजातांत्रिक नेतृत्व और राजतांत्रिक नेतृत्व। 2 हैं नेतृत्व, प्रजातांत्रिक और राजतांत्रिक नेतृत्व। ये 2 प्रकार के नेतृत्व हैं जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। नेतृत्व के कार्य क्या होते हैं। तो नेतृत्व के कार्य क्या क्या होते हैं। पहला होता है संगठन करना, समन्वय करना, प्रतिनिधित्व करना, उद्देश्य निर्धारित करना, नीति निर्धारित करना, नियंत्रण करना और प्रेरणा प्रदान करना, पुरस्कार एवं दंड की व्यवस्था करना। ये जो है 8 प्रकार के जो कार्य हैं, ये नेतृत्व के कार्य हैं। 8 प्रकार के, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 8 प्रकार के ये नेतृत्व के कार्य होते हैं। ये आपको जिन 8 प्रकार हैं इन सभी आपको पता होना चाहिए। नेतृत्व के कितने कार्य होते हैं, ये 8 कार्य होते हैं। पहला होता है संगठन करना, समन्वय करना, प्रतिनिधित्व करना, उद्देश्य निर्धारण, नीति निर्धारण, नियंत्रण करना, प्रेरणा प्रदान करना, पुरस्कार एवं दंड की व्यवस्था करना। ये नेतृत्व के कार्य हैं। आगे देखते हैं, सफल नेतृत्व के कितने तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सफल नेतृत्व के कितने तत्व होते हैं। तो 4 तत्व होते हैं। कितने होते हैं, 4। सफल नेतृत्व के 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से, नेता, अनुयायी, संगठन, नेता, अनुयायी, संगठन और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति। ये सफल नेतृत्व के 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है नेता, दूसरा होता है अनुयायी, तीसरे तत्व है संगठन और चौथा और अंतिम तथ्य है तत्व सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति। ये सफल नेतृत्व के तत्व होते हैं। अगला देखते हैं, नेतृत्व के सिद्धांत कौन कौन से हैं। नेतृत्व के सिद्धांत, पहला है अयोग्यता में योग्यता का सिद्धांत, दूसरा है संयोग का सिद्धांत, तीसरा है विलक्षणता का सिद्धांत,
चौथा है संतुलन का सिद्धांत और पांचवा है समूह प्रक्रिया का सिद्धांत। तो ये नेतृत्व के कितने सिद्धांत हैं? 5 सिद्धांत हैं। 5 सिद्धांत होते हैं नेतृत्व के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें याद रखिए, बार बार इस वीडियो को देख के रिवाइज करते रहिए। नोट्स भी बना सकते हैं, नोट्स मत बनाइए आप, इसको बार बार रिवाइज करते रहिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय का मुख्य नेता कौन होता है? तो विद्यालय का मुख्य नेता प्राचार्य या प्रधानाचार्य होता है। विद्यालय का मुख्य नेता कौन होता है? प्राचार्य या प्रधानाचार्य होता है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार के नेतृत्व में सत्ता एक ही हाथ में रहती है? तो किस प्रकार का नेतृत्व होता है जिसमें सत्ता एक ही हाथ में रहती है? तो वो या तो फिर राजतांत्रिक हो सकता है, या निरंकुशवादी शासन हो सकता है, या तानाशाही शासन हो सकता है। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार हैं, राजतांत्रिक, निरंकुशतावादी और तानाशाही। ये 3 प्रकार के नेतृत्व हैं जिसमें सत्ता क्या होती है? सिंगल हैंडेड होती है, एक हाथ में होती है। जैसे जर्मनी का हिटलर पहले था, तो वैसे ही इस प्रकार के जो 3 प्रकार के जो नेतृत्व होते हैं उसमें सत्ता एक ही हाथ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के नेतृत्व में निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं? किस प्रकार के नेतृत्व में निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं? तो प्रजातांत्रिक नेतृत्व में। जो भी डेमोक्रेसी वाले देश होते हैं, जैसे इंडिया है, तो इसमें क्या होता है कि सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते हैं। इस प्रकार के नेतृत्व में सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते हैं। हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र, हमारा देश क्या है? इंडिया सबसे बड़ा एक लोकतांत्रिक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह माध्यम जिसके द्वारा व्यक्ति से व्यक्तियों और समूह को संदेश संप्रेषित या आदान प्रदान किए जाते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। वह माध्यम जिसके द्वारा व्यक्ति से व्यक्तियों और समूह को संदेश संप्रेषित या आदान प्रदान किए जाते हैं क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, संप्रेषण प्रक्रिया है। संप्रेषण किस प्रकार की प्रक्रिया है? यानी द्विमार्गी प्रक्रिया है। अकेले संप्रेषण हो नहीं सकता, तो ये क्या कैसी प्रक्रिया है? द्विमार्गी प्रक्रिया है। पृष्ठपोषण एवं अंतःक्रिया, ये द्विमार्गी प्रक्रिया है, पृष्ठपोषण एवं अंतःक्रिया, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संप्रेषण है। संप्रेषण क्या है? संप्रेषण एक कला है। संप्रेषण एक कला है। अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है आपकी, तो आपसे लोग बहुत प्रभावित होंगे और आपको ध्यान से सुनेंगे भी। संप्रेषण क्या है? एक कला है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरवर्ती या दूरस्थ शिक्षण का आयोजन किस माध्यम द्वारा किया जाता है? यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग किस माध्यम से किया जाता है? संचार माध्यम द्वारा, या फिर टेलीविज़न हो जाएगा, टेलीविज़न है, रेडियो है, इंटरनेट है, तो इनके माध्यम से क्या हो जाएगा कि ये दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस लर्निंग संचार माध्यम द्वारा ही हो सकता है, इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट के क्वेश्चन है, संप्रेषण के प्रमुख घटक नहीं हैं। ऑप्शन दिए हैं, संप्रेषण के प्रमुख घटक नहीं हैं, कौन कौन से? आंसर है, संप्रेषण के लक्ष्य, संप्रेषण यानी कि संप्रेषक संदेश भेजने वाला, संदेश प्राप्तकर्ता और संदेश श्रृंखलाएं, विषय वस्तु, संदेश माध्यम और संदेश की भाषा, ये संप्रेषण के प्रमुख घटक हैं। ये संप्रेषण के प्रमुख घटक हैं। आगे देखते हैं, विद्यालय प्रबंधन में उपयोगिता की दृष्टि से संप्रेषण को कितने स्तर में बांटा गया है? विद्यालय प्रबंधन में उपयोगिता की दृष्टि से संप्रेषण को कितने स्तर में बांटा गया है? तो 4 स्तर में बांटा गया है। विद्यालय प्रबंधन में उपयोगिता की दृष्टि से संप्रेषण को 4 स्तर में बांटा गया है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग इसके नाम बताएं कि 4 स्तर कौन कौन से हैं। ये 4 स्तर कौन कौन से हैं, ये आप इन्हें कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके इसके उत्तर बताएं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा के अंतर्गत संप्रेषण के कितने घटक होते हैं? तो कक्षा के अंतर्गत संप्रेषण के 3 घटक होते हैं। पहला होता है पाठ्य वस्तु, दूसरा होता है शिक्षण विधि, तीसरा है शिक्षण सहायक सामग्री। यानी कि पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री, ये 3 जो होते हैं कक्षा के अंतर्गत संप्रेषण के घटक होते हैं। 3 घटक होते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा। कक्षा के अंतर्गत संप्रेषण की प्रक्रियाएं, और कौन कौन सी प्रक्रियाएं कक्षा के अंतर्गत संप्रेषण की यानी कि कम्युनिकेशन की अपनाई जाती हैं? तो पहला होता है पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। तो ये 4 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। ये 4 प्रकार की प्रक्रियाएं कक्षा के अंतर्गत संप्रेषण के माध्यम से होती हैं।
नेक्स्ट है अनुदेशन में दो प्रकार का संप्रेषण कौन कौन सा होता है? मौखिक संप्रेषण एवं लिखित संप्रेषण। अनुदेशन में दो प्रकार का संप्रेषण होता है, मौखिक संप्रेषण एवं लिखित संप्रेषण। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए कौन सी सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त है? तो अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए कौन सी सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दृश्य श्रव्य सामग्री, देखने और सुनने वाली सामग्री जो है वो लर्निंग, अधिगम मतलब लर्निंग को प्रभावशाली बनाने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त है। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रधानाचार्य, शिक्षक और छात्र इनकी संप्रेषण में क्या भूमिका होती है? आप ये हमें कमेंट करके बताइए। आगे देखते हैं इसके कुछ दीर्घ उत्तरी प्रश्न हैं। देखते हैं कि संप्रेषण, यहाँ से समझ लेते हैं संप्रेषण का अर्थ क्या है, इसकी आवश्यकता, इसका महत्व। तो संप्रेषण का अर्थ एवं परिभाषा जानते हैं। तो सबसे पहले दिया है कि संप्रेषण यह वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति से व्यक्ति, समूहों और समूह को संदेश प्रेषित किए जाते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति, ये व्यक्तियों के प्रश्नों के उत्तर भी संप्रेषण या संचार माध्यम से दिए जाते हैं। ये संप्रेषण का अर्थ है कि यह वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्तियों और समूह को संदेश प्रेषित किए जाते हैं। आगे है एडलर के शब्दों में, यानी कि एडलर, डॉल, कुछ इनकी परिभाषाएं दी हैं। आइए परिभाषाएं देखते हैं। एडलर डॉल ने संप्रेषण के बारे में क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है कि परस्पर एक दूसरे के विचारों तथा भावनाओं में समान स्तर पर भागीदारी रखना ही संप्रेषण है। परस्पर एक दूसरे विचारों तथा भावनाओं में समान स्तर पर भागीदारी रखना ही संप्रेषण है। अगर ऐसा ये परिभाषा दे दी गई तो ऑप्शन में दे दिया जाएगा, पूछ लिया गया 2-3 लोगों के नाम कि ये किसने कहा, तो आपको एडलर डॉल को बताना है। नेक्स्ट है मिलेट के अनुसार, मिलेट ने क्या कहा कि संप्रेषण को किसी साझे के प्रयोजन की साझा समझ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये मिलेट की अनुसार इसकी परिभाषा हो गई। तो आपको ये 2 इम्पॉर्टेंट जो हैं परिभाषाएं याद होनी चाहिए, किसने कहा। और आगे है न्यूमैन एवं समर के अनुसार, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। न्यूमैन एवं समर के अनुसार संप्रेषण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, सम्मतियों तथा भावनाओं का विनिमय है। ये न्यूमैन एवं समर के अनुसार संप्रेषण की परिभाषा है। संप्रेषण अर्थ क्या होता है संप्रेषण का? तो संप्रेषण उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने संदेशों तथा इन संदेशों से संबंधित भावनाओं, विचारों, तर्कों, विश्वासों आदि का आदान प्रदान करते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया द्विमार्गी होती है जिसके अंतर्गत पृष्ठपोषण तथा अंतःक्रिया होती है। इस प्रकार का संप्रेषण ही प्रभावशाली संप्रेषण माना जाता है। ये संप्रेषण का अर्थ है। आगे देखते हैं कि संप्रेषण क्या है? एक कला है। अभी हमने ऊपर देखा कि संप्रेषण एक कला है और संचार माध्यमों से ही दूरवर्ती शिक्षा का आयोजन किया जाता है और ये देश के किसी भी क्षेत्र का छात्र दूरवर्ती शिक्षा से उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकता है। और इस प्रकार की शिक्षा क्या होती है? मितव्ययी होती है, बहुत ही सस्ती शिक्षा होती है इस प्रकार की। तो संप्रेषण हमने ऊपर को देखा, संप्रेषण एक कला है। आगे देखते हैं कि संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख घटक क्या हैं। तो संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख घटक हम सिर्फ ऑप्शन देख लेते हैं, हेडिंग्स वगैरह, कि संप्रेषण के लक्ष्य, संप्रेषक, संदेश प्राप्तकर्ता, संदेश श्रृंखलाएं, संदेश की विषय वस्तु। आगे है संदेश माध्यम। संदेश माध्यम में संदेश कैसा हो सकता है? लिखित भी हो सकता है, कभी मौखिक हो सकता है, कभी नोटिस बोर्ड पर संदेश दे दिया गया, और आम सूचना पत्रवाहक द्वारा भी संदेश भेजा जाता है, पत्रवाहक पुस्तिका द्वारा तथा त्वरित संदेश तार द्वारा भेजा जाता है। संदेश माध्यम भी कई प्रकार के होते हैं कि हम संदेश विभिन्न प्रकार से भेज सकते हैं, संप्रेषण कर सकते हैं। और संदेश की भाषा, ये भी एक संप्रेषण का घटक है। संप्रेषण के स्तर कितने होते हैं? तो विद्यालय प्रशासन और प्रबंधन में उपयोगिता की दृष्टि से संप्रेषण के निम्नलिखित 4 स्तर होते हैं। कौन कौन से? कक्षा के अंतर्गत संप्रेषण, विद्यालय स्तरीय संप्रेषण, प्रबंधन स्तरीय संप्रेषण और प्रशासनिक स्तरीय संप्रेषण। तो कक्षा के अंतर्गत संप्रेषण किनके मध्य होगा? शिक्षक एवं छात्रों के मध्य, शिक्षक एवं छात्रों के मध्य कक्षा के अंतर्गत, विद्यालय स्तरीय प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों के मध्य, प्रबंधन स्तरीय प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य के मध्य, और प्रशासनिक स्तरीय संप्रेषण प्रधानाचार्य एवं शिक्षाधिकारियों के मध्य प्रशासनिक स्तरीय संप्रेषण होता है।
आइए अब एक एक हेडिंग देख लेते हैं कि कक्षा के अंतर्गत संप्रेषण कैसा होता है। और कक्षा के अंतर्गत संप्रेषण जिसे हम एक अंतःक्रिया कहते हैं। कक्षा के अंतर्गत संप्रेषण में 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? पाठ्य वस्तु होती है, शिक्षण विधि होती है तथा शिक्षण सहायक सामग्री होती है। इस प्रकार कक्षा के अंतर्गत संप्रेषण में 4 प्रक्रियाएं प्रमुख होती हैं। कौन कौन सी? पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। पढ़ना और लिखना मुद्रित संप्रेषण की तथा बोलना और सुनना मौखिक संप्रेषण की क्रियाएं हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि पढ़ना लिखना किस प्रकार संप्रेषण की क्रियाएं हैं और लिखना और बोलना या बोलना सुनना किस प्रकार की क्रियाएं हैं। तो पढ़ना और लिखना मुद्रित संप्रेषण की तथा बोलना और सुनना मौखिक संप्रेषण की क्रियाएं हैं। कक्षा के अंतर्गत संप्रेषण का स्वरूप प्रस्तुत रेखा चित्र है। अब कक्षा के अंतर्गत किस प्रकार का संप्रेषण होगा ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये चित्र बना है, रेखा चित्र है। इसमें शिक्षण विधियां दी हुई हैं। कक्षा के अंतर्गत अध्यापक है, अध्यापक बोलेगा पाठ्यवस्तु के बारे में, छात्र है पाठ्यवस्तु पढ़ेगा सुनेगा, बोलना शिक्षण सामग्री सूचना देगा। तो ये एक रेखा चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। आगे देखते हैं कि अनुदेशन में 2 प्रकार का संप्रेषण प्रस्तुत किया जाता है। अनुदेशन में 2 प्रकार संप्रेषण प्रस्तुत किया जाता है, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। और अधिगम यानी कि लर्निंग की संपूर्ण परिस्थिति को प्रभावशाली बनाने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। समुचित दृश्य श्रव्य के चयन से छात्रों के लिए पाठ रोमांचक हो जाता है और वे क्या करते हैं? सफल अधिगम में तत्परतापूर्वक प्रवृत्त होते हैं। इस समय कक्षा में चित्र, मानचित्र के साथ फिल्म, प्रोजेक्ट, वीडियो टेप, दूरदर्शन आदि हार्डवेयर उपकरणों ने संप्रेषण को अत्यधिक प्रभावशाली बना दिया है। तो ये संप्रेषण के बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। आगे है विद्यालय स्तरीय संप्रेषण और फिर होता है प्रबंध स्तरीय संप्रेषण और इसके बाद है प्रशासनिक स्तरीय संप्रेषण। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पूछे जा सकते हैं एक ऑप्शन में, ऑब्जेक्टिव टाइप्स में। अब अगला देखते हैं कि संप्रेषण की विधियां तथा प्रविधियां क्या हैं। तो संप्रेषण की विधियां और प्रविधियां क्या हैं? तो विद्यालय प्रबंधन में संप्रेषण की निम्नलिखित विधियों और उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी हैं? पहला है मौखिक एवं लिखित विधियां तथा प्रविधियां, दूसरा है ध्वनि विस्तारक यंत्र, तीसरा है आंतरिक माध्यम प्रणाली, दृश्य श्रव्य कैमरा प्रणाली, विद्यालय में कंप्यूटर प्रणाली, बंद परिपथ दूरदर्शन, बहुमाध्यम आयाम उपगम, दूरदर्शन तथा रेडियो माध्यम और ओवरहेड प्रोजेक्टर, आंतरिक कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, चलचित्र विस्तारक, एपीडिया स्कोप, भाषा प्रयोगशाला, मोबाइल एवं टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट, ईमेल और शिक्षण मशीन। ये क्या हैं? विद्यालय प्रबंधन में संप्रेषण की विधियां हैं। ये सभी विद्यालय प्रबंधन में संप्रेषण की विधियों को प्रयोग में लाया जाता है। और संप्रेषण की समस्याएं क्या होती हैं? यानी कि कम्युनिकेशन में बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं। जैसे पहली है सैद्धांतिक बाधा होती है और दूसरी है पद सोपान की बाधा होती है। अब इसको जो है पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट है भाषा संबंधी कठिनाई। अगर सामने वाले से हम संप्रेषण कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपकी अगर वो भाषा नहीं समझ रहा है तो संप्रेषण उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। और धन का अभाव, और फिर है संगठन के आकार की बाधा, वैचारिक पृष्ठभूमि की कठिनाई। और नेक्स्ट है रुचि का अभाव, प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी, विद्युत आपूर्ति की समस्या। संप्रेषण अगर हम इंटरनेट के माध्यम से, दूर संचार माध्यम से कर रहे हैं तो विद्युत आपूर्ति की भी समय बहुत दिक्कत होती है। ये कुछ बाधाएं हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अगला है संप्रेषण की विशेषताएं देखते हैं। यह एक मानवीय प्रक्रिया है और यह संप्रेषण एक अंतः प्रक्रिया है। आदान प्रदान को ये प्रोत्साहित करती है और संप्रेषण की प्रक्रिया में अनुभवों की भागीदारी होती है। और ये इसका स्वरूप क्या होता है? सक्रिय तथा परिवर्तनशील रहता है। संप्रेषण का स्वरूप क्या होता है? एक सक्रिय और परिवर्तनशील रहता है। इसमें विचारों और भावनाओं की भागीदारी अधिक होती है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा विचार और भावनाएं होती हैं जिसमें उसकी भागीदारी अधिक होती है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट्स जो हैं हमने पॉइंट्स देखे। और ये पेपर 3 का पूरी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है आपकी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। और जो हमने प्रश्न पूछे हैं वो प्रश्न का उत्तर भी आप कमेंट में हमें दे सकते हैं। आगे इसके बाद जो आने वाला वीडियो हो पेपर 2 का होगा।
आप उसको अवश्य देखें और इस वीडियो को आप बार बार रिवाइज करते रहें ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।